हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं आपको बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का वीडियो किस चीज से संबंधित होने वाला है। तो हमारा आज का वीडियो होगा, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था? तो इसके पहले हम देख चुके थे कि यूरोप के अंदर कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, वो बातें हमने देखी थी। हमने यूरोप के दो नक्शे देखे थे, एक 18वीं या मध्य 18वीं शताब्दी के अंदर अंतर्गत का और एक आज का, जिसपे हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की थी। क्या उस समय के नक्शे के अंदर जो राष्ट्र हैं वो थे क्या आज के नक्शे में जैसे राष्ट्र हैं जर्मनी, फ्रांस वगैरह जैसे राष्ट्र है, कैसे उस तरीके के राष्ट्र उस टाइम पर हुआ करते थे क्या? नहीं, उस टाइम पर साम्राज्यवादियों का कब्जा था और उनके साम्राज्य फैले हुए थे। इसके पीछे का कारण भी हमने देखा था कि लोगों में अलग, हर एक राज्य की जगह हर एक राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनकी भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, उनमें कोई भी एक ऐसा साझा भाव नहीं था, कोई कॉमन चीज नहीं थी जो इनको सबको बांध सके, है ना। उनके अंदर सिर्फ राष्ट्रीय एकता के लिए या राजनीतिक एकता के लिए सिर्फ एक बात थी कि वो अपने सम्राट के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे या सम्राट में निष्ठा रखते थे, राजा में निष्ठा रखते थे। इस कारण से वो थोड़ी सी राजनीतिक एकता में थे। इनके अलावा सब राजनीतिक विखंडता के ही कारण थे, ना तो भाषा एक थी, ना संस्कृति एक थी। आप पहनावे से ही बता सकते थे कौन किस देश का है, कौन किस साम्राज्य का रहने वाला था। आज की स्थिति में आप देखेंगे वहां पर जैसे ही राष्ट्रवाद की कुछ चीजें आ गई तो उसके बाद आप देखें कुछ अलग अलग राज्य बन जाते हैं जिनको आप राष्ट्र राज्य का दर्जा देते हैं, जिन्हें हम नेशन स्टेट भी कहते हैं। तो उसी कड़ी में हमारा ये अगला वीडियो होने वाला है जो हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो उस राष्ट्रवाद का निर्माण तो हमने देखा, लेकिन उसके पीछे की कुछ भूमिकाएं हैं जैसे, तो उनमें हमें उसके पीछे की भूमिका में देखना है कौन कौन से लोगों का हाथ रहा है यूरोप में राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्रवाद के निर्माण में। तो दो वर्ग हमें यहां पर देखना है, एक वर्ग को हमने कहा है कुलीन और दूसरे को कहा है हमने नया मध्यम वर्ग कहा है ना। तो ये दो हमें चीजें देखनी है कि भाई नया मध्य वर्ग क्या है और कुलीन वर्ग क्या है, इन दोनों के बारे में। तो कुलीन का मतलब था कि हमने देखा हुआ था, आपने फ्रांस में पढ़ा होगा कि वहां पर 3 प्रकार के स्टेट बटे हुए थे जब फ्रांसीसी क्रांति आप देख रहे थे, है ना। तो उसी में से एक, जैसे एक तो हमने दे दिया था कि इसको पादरियों को चला गया था। दूसरे स्टेट के अंदर कौन आए थे? कुलीन वर्ग, मतलब जमींदार और बड़े लोग जो रसूख वाले लोग हैं वो कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। और फिर हमें यह भी देखना है कि नया मध्य वर्ग जो है या जो मध्यम वर्ग का जो उदय होता है ना, तो ये मध्यम वर्ग का है क्या है और इन दोनों का क्या आपस में रिश्ता रहा है और मध्यम वर्ग ने कैसे भूमिका निभाई है राष्ट्र की एकता के लिए या राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के अंतर्गत देखें तो हम सबसे पहले एक वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे जो वर्ग कहलाएगा आपका, जिसको कहेंगे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग अगर मैं मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूं, एक जनरल सी डेफिनेशन देने की कोशिश करूं, तो हम ऐसा कहें कि कुलीन वर्ग ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, सामाजिक प्रभाव ज्यादा रखते हैं समाज में और राजनीति में, इज्जत जिनकी ज्यादा है और अमीर भी हैं, ऐसे लोगों को कुलीन कहा गया था। यहां क्या कहा गया कि ये जो वर्ग है, ये जो फ्रांस का या यूरोप के अंदर जो वर्ग हम देखें तो यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग है वो कुलीन वर्ग था, है ना। इसका प्रभुत्व या प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ करता था। कैसा प्रभाव हुआ करता था? ये राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा था और मुख्य रूप से जमीन के मालिक हुआ करते थे। अलग अलग भिन्नताओं के बाद भी ये कुलीन वर्ग जो है वो चौतरफा फैले हुए थे और आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से संबंधित थे। हम देखेंगे संबंधित होने के पीछे कारण क्या है। तो ये प्रभावशाली वर्ग हो गया, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से भी प्रभावशाली था और जमीन के ये मालिक भी हुआ करते थे। जमीनें कितने प्रकार की थी? आप देखें, जमीन 2 प्रकार की आपको समझ में आएगी, एक तो शहर के अंदर की जमीन और एक गांव के अंदर की जमीन। तो शहर में जो हुआ करती थी वो हवेलियां हुआ करती थी, तो शहर की हवेलियों के ये मालिक हुआ करते थे। और गांव में जायदाद कहलाती है, लंबी खेती छोड़ दी, बड़े बड़े घर महल छोड़ दिए, है ना, तो बड़ी बड़ी खेतियों के भी ये मालिक हुआ करते थे। तो ये दोनों जगह पर हमें मालिक के तौर पर दिखते हैं, शहर में भी दिखते हैं, गांव में भी दिखते हैं। शहर में हमें ये हवेलियों के मालिक समझ में आते हैं, जबकि गांव के अंदर बड़ी बड़ी लंबी जायदाद का मतलब क्या हो गया? यहां पर हम मोटे तौर पर देखें लंबी खेती से या बड़े बड़े खेत से इनका संबंधित है कि बहुत बड़ी खेती है इनके पास, तो वो जायदाद लंबी हो गई।
अगर हम इस कुलीन वर्ग को देखते हैं तो ये कुलीन वर्ग ना, दो प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक साधारण वर्ग देखने को मिलेगा और दूसरा आपको ये कुलीन वर्ग देखने को मिलेगा। बाद में फिर एक हम नया मध्यम वर्ग का भी उदय देखेंगे भाई कैसे निकल कर आ जाता है। तो कुलीन वर्ग प्रभावशाली भी था, और इसको हम कैसे समझ लेंगे ये कुलीन है, तो इन लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी ना, कुलीन लोग जो भाषा का उपयोग कर रहे थे वो भाषा थी फ्रेंच, है ना, फ्रेंच भाषा का इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा था। ये फ्रेंच भाषा का उपयोग कहां कहां करते थे, तो राजनीतिक कार्य जो भी हैं, जहां भी हमें राजनीतिक तरीके से बात करनी है, कोई राजनीतिक मुद्दा रखना है, संसद के अंदर अगर गए हैं या कोई पार्टी में हम मिल रहे हैं, तो वहां पर हमें बातचीत के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया है, फ्रेंच। इनके अलावा अपने में जब ये अमीर लोग मिलते थे, कुलीन लोग मिलते थे, तो ये आपस में भी बातचीत की भाषा क्या रखते थे, उच्च वर्गों के बीच बोलचाल की भाषा भी क्या रखा करते थे, फ्रेंच रखा करते थे। फ्रेंच इसलिए ताकि ये एक रेपुटेशन टाइप की बन जाए। जैसे आप आज के जमाने में देखें आप कि थोड़ा इंग्लिश अगर कोई थर्राटेदार बोल दे तो उसका समाज में इंप्रेशन जम जाता है, वैसे ही फ्रेंच का था। ये लोग क्या है अपनी सोसाइटी के अंदर फ्रेंच में बोला करते थे ताकि ये समझ जाएं लोग कि हम थोड़ा सा अपर क्वालिटी के हैं। ठीक, अब ये जो जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं, जितने भी हैं, है ना, सब पूरे जगह अलग अलग व्यवस्थाओं के दौरान भी फैले हुए थे और आपस में संबंधित थे। कैसे संबंधित थे, इनके बीच में आपस में विवाह संबंध हुआ करते थे। किसी ने अपनी लड़की की शादी, किसी ने अपनी बहन की शादी, और ऐसे करके सबकी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी हुआ करती थी। आपस में इनके विवाह संबंध थे ना। विवाह संबंध क्यों किए जाते थे, तो विवाह संबंध के पीछे आप एक कारण समझ लीजिए। विवाह जो है उसको एक समझौते के तौर पर भी उपयोग किया जाता है, या एक ये पॉलिटिकल टूल है, राजनीतिक हथियार है जिसका उपयोग कई बार किया जाता है। कैसे कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी लॉबी बड़ी करने के लिए कई बार हम शादी संबंध इस प्रकार से करते हैं कि वो हमारा रिश्तेदार फलानी जगह का बड़ा आदमी है, बोले कर दो शादी, या तो उसकी लड़की से अपने यहाँ किसी करवा लो, या अपने यहाँ की किसी लड़की से उसके यहाँ की शादी करवा लो, तो क्या हो जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा। और रिश्तेदार का फेवर ज्यादा करता है, ऐसा पहले हुआ करता था। आज भले ना हो, लेकिन पहले तो हुआ करता था। इस कारण से विवाह संबंध का उस टाइम पर ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो आप देखेंगे कि जितने भी कुलीन वर्ग के लोग हैं उन सब ने क्या कर लिया, आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं से विवाह संबंध के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। क्लियर बात, ये विवाह संबंध। अब दूसरी, आप दुनिया में कोई भी चीज देखें, अगर जिनके पास दौलत ज्यादा है तो उनकी संख्या कम होगी। तो कुलीन वर्ग जो है ये संख्या में बहुत कम थे, इनकी जनसंख्या बहुत छोटी थी। तो बड़ी जनसंख्या वाला ग्रुप कौन था, तो किसान जो है वो ज्यादा जनसंख्या में थे, बड़ी जनसंख्या में हुआ करते थे। तो ये जो कुलीनों का जो समूह है वो जनसंख्या में एक छोटा समूह हुआ करता था, छोटा सा समूह, एक छोटा सा, आप मतलब ग्रुप देखें बहुत कम, ना के बराबर जनसंख्या, परसेंटेज में देखें 10-5% के आसपास जनसंख्या आपको यहाँ इनको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बाकी बड़ा वर्ग किसका था, किसानों का हुआ करता था। ये देख रहे हैं ना, तो ये शादी संबंध वाली ये हवेलियां, ये सब इसीलिए बताई गई है कि भाई इस तरीके से ये कुछ शादी संबंध कर लिया करते थे और अपना गठजोड़ हो जाता था। पहले आपने देखा होगा ना, राजा 4-4, 5-5, 20-20 शादियां करता था। 20-20 शादी के पीछे क्या, आसपास की बाउंड्री पर जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, खतरा पैदा हो सकता है, सबसे शादी कर लो, सब क्या हो जाएंगे, सारी अपनी ससुराल बन जाएगी, सब अपनी इज्जत करेंगे, अपने आप अपनी सेफ्टी आ जाएगी, दुश्मन कोई बचेगा नहीं। ये एक टूल के तरीके से, एक हथियार के तरीके से उपयोग होता था, है ना। आगे कभी अपन जैसे ही हिस्ट्री में टॉपिक आएगा ये वाला, तो हम इसको और डिटेल से समझेंगे कि शादी का और किस किस तरीके से उपयोग होता था और किन्ने किन्ने उपयोग किया है। यहां तक की बात क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब जो दूसरा वर्ग है, मैंने बताया ना आपको कि सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कुलीन, सबसे छोटा जो वर्ग है वो कुलीन वर्ग है, लेकिन सबसे अमीर वर्ग जो था वो कुलीन था। लेकिन इनकी तुलना में जो सबसे बड़ा वर्ग जो था वो कौन सा था, कृषक वर्ग था। अधिकांश जनसंख्या कैसी थी, किसान थी। किसान का मतलब क्या हो जाता है, खेती करने वाला जो होता है, जो खेती किसानी करता है उसको क्या कहते हैं आप, किसान कहा जाता है। तो खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं उनको किसान या कृषक कहते हैं, और ये संख्या में सबसे बड़े थे। यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो यूरोप को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। जब हम दो पार्ट में यूरोप को तोड़ते हैं तो फिर हम किसानों की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी यूरोप के अंदर क्या कंडीशन है और पूर्वी यूरोप के अंदर क्या कंडीशन है। पश्चिमी मतलब इस तरफ जो यूरोप में देश होंगे वहां की बात कर रहे हैं, पूर्वी की बात जो उस तरफ यूरोप के होंगे तो पूर्वी। इसी कारण से अपन ने पश्चिम को पश्चिम की तरफ लिखा है, पूरब को पूरब की तरफ लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर यहाँ पूरब लिख दूंगा तो आप मैप में देखने में कंफ्यूज होंगे। आप कभी भी किसी का भी मैप देखते हैं ना तो कैसे निकालते डायरेक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ये क्या है ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है। तो ऐसा ही तो लिखा है। यहां वाला जो यूरोप होगा ये पूर्वी यूरोप हो गया, और यहां वाला जो यूरोप होगा इसको पश्चिमी यूरोप कह दिया। तो इन दोनों यूरोप के अंदर किसानों की स्थिति कैसी थी वो हमें यहां पर देखना है। क्लियर। तो हमने देखा कि भाई पश्चिमी यूरोप के अंदर जब हम देखते हैं तो ज्यादातर किसान कैसे हैं, किराएदार हैं। अब किराएदार से क्या मतलब है,
किराए से रहते हैं क्या? किराएदार का मतलब होता है, जैसे आपने एक व्यवस्था सुनी होगी, ठेके पर लेकर खेती करना। मतलब किराएदार का मतलब क्या हो गया? यहां पर वो क्या करेगा? खेत को किराए पर लेगा, खेत को किराए पर लेगा और किराए पर लेने के बाद क्या करेगा? खेती करेगा। अब जब खेत को किराए पर ले रहा है तो इसका फिर क्या देना पड़ेगा? रेंट या किराया, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। किराए की शर्तें हो जाती हैं, कैसे चुकाना है? कई बार शर्त होती है आपको एडवांस किराया देना है, पहले से किराया देंगे तब हम आपको खेत मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि आप खेती कर लो और जैसी फसल आएगी तो उस टाइम पर हम आपसे किराया ले लेंगे फसल के साथ। तो वैसे भी वो सहूलियत होती है, कैसे? जैसे आपका मालिक समझे। अब किराएदार के साथ समस्या क्या है कि अगर आप किराए के तौर पर खेती करते हैं तो दिक्कत क्या है? एक दिक्कत ये आती है, किराए के तौर पर अगर आप खेती करते हैं, मान लो आप किसान है और आपको लग रहा है कि ये वाला खेत जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद, मतलब जो गोबर की खाद है उसकी डिमांड कर रहा है, लेकिन अगर आप डालेंगे, क्या गारंटी है कि आपका मालिक दोबारा से ही आपको किराए पर दे? अगले साल वो अगर बदल दे तो फिर तो आप खेत में कोई रिफॉर्म नहीं कर पाते, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते, आधुनिकीकरण की तरफ नहीं जा पाते। तो कैसे होगा किसान? किराएदार कौन होगा? और दूसरी चीज, किराए पर खेती कौन करेगा? जिनके पास या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल होगी नहीं, तो किराए पर ले लो, खेती कर लेते हैं, उनको भी दे देंगे, खुद हम भी बचा लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? लगान की दरें इतनी ज्यादा होंगी, तो ऐसे में क्या होगा कि आप शोषण करवाएंगे अपना, क्योंकि आप दिन रात उसमें लगे होंगे। कई बार सूखा पड़ जाएगा, कई बार ज्यादा वर्षा हो जाएगी, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिसमें आपको फसल की उतनी पैदावार नहीं मिलेगी कि आप अपना खुद का पेट भर पाएं और किराएदार को किराया दे पाएं। लेकिन किराएदार जिसने आपको खेत दिया है वो तो किराए की डिमांड करेगा कि भाई हमको दो। तो ये कंडीशन क्या बता रही है कि भाई यहां पर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा क्या कह रहे हैं कि छोटे काश्तकार है ना, काश्तकार भी किसान ही कहलाते हैं, जो ठेके व्यवस्था पर खेती ले ली उन्होंने कि भाई इतना हम गेहूं दे देंगे, वही किराएदार जैसे मिलता जुलता एक शब्द होता है। तो छोटे छोटे काश्तकार जिनके पास जो छोटी छोटी जमीनों पर खेती करते हैं, तो ये छोटे काश्तकार मतलब बड़ी जमीन पर खेती करने वाले लोग नहीं थे। अब बड़ी जमीन वाले जो लोग देखे, जहां पर लंबी लंबी जागीरें हैं, लंबी लंबी खेती हैं, वो हमें देखने को कहां मिले? यूरोप के अंदर। कौन से यूरोप के अंदर? पूर्वी यूरोप के अंदर। अभी हम बात कर रहे थे पश्चिमी यूरोप के अंदर, ये कहां मिले हमको? पूर्वी यूरोप के अंदर। तो यहां पर बड़ी बड़ी जागीरें हैं, विशाल विशाल जागीरें हैं। ये किसकी हैं? जागीरदारों की, है ना, या सामंतों की। सामंत लोगों की लंबी लंबी खेतियां हैं, बड़े बड़ी जागीरें हैं, और उन जागीरों पर खेती करवाते किससे? भूदास से। जिनको दास बना लिया, जिनको भूमिदास करते हैं, उन भूमिदासों से क्या करवाते हैं? यहाँ पर खेती करवाते हैं कि भाई खेती करो, और उसका फायदा पूरा कौन रख लेता है? पूरा फायदा जो जमीन का मालिक है उसके द्वारा रख लिया जाता है। ये खेत आप देख पा रहे हैं। तो आपने आजकल बैल का तो चलन बहुत कम ही हो गया। तो ये बात क्लियर कि भाई यूरोप में किसान की स्थिति कैसी है, पश्चिमी यूरोप की स्थिति क्या है, पूर्वी यूरोप की स्थिति क्या है। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर किराएदार या छोटे किसान हैं, जबकि पूर्वी यूरोप में बड़े बड़े खेत हैं, लंबी जागीरें हैं। छोटे काश्तकार से मतलब क्या है कि यहां पर जो किसान खुद की जो जमीन भी रखते हैं, उनके पास भी खेत की साइज छोटी है। बड़े खेत के आकार वाली जमीनें हैं वो पूर्वी यूरोप के अंदर है, लेकिन उन पर खुद जमीन के मालिक खेती ना कर भूमि के जो गुलाम बनाए गए हैं, जिनको भूदास कहते हैं, उनसे खेती करवाई जा रही है। क्लियर? अगला आता है कि भाई अब जो नया वर्ग है इसका कैसे उदय हुआ, है ना। तो जो नया वर्ग की हम बात कर रहे हैं, वो नया वर्ग क्या है? इसको कहते हैं मध्य वर्ग, या इसी को कुछ लोग कहते हैं मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग, एक ही बात है ना। तो नए मध्य वर्ग का उदय होता है। कैसे होता है? आप देखें यहां पर कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के साथ, है ना, शहरों का विकास होगा और वाणिज्यिक वर्गों का उदय होगा। अब औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से क्या समझते हैं हम पहले ये देखें, फिर इन दोनों से कैसे शहरों का विकास होगा, फिर वो देखते हैं। फिर शहरों का विकास होगा तो वाणिज्यिक वर्ग क्या है, इनका कैसे उदय, मतलब ये कैसे प्रकट होंगे, हम वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे भाई कि अब जब हम ये दो चारों चीजें समझ लेंगे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि इनका जो अस्तित्व है मध्यम वर्ग का, वो किस पर टिका है? उत्पादन पर ही टिका हुआ है। तो वो हम सारी बातें समझ लेंगे यहाँ पर। अब देखो कि औद्योगिक उत्पादन क्या होता है ना, औद्योगिक उत्पादन से क्या लेना देना है, इस शब्द की हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन क्या है। देखो, औद्योगिक उत्पादन, कोई आपने उद्योग लगाया, मान लीजिए कि आपने कपड़ा का उद्योग लगाया। जैसे ही आप अपने कपड़े का उद्योग लगाते हैं, उद्योग का मतलब क्या है कि यहां पर कपड़े का निर्माण हो रहा होगा। अगर आपकी यूनिट, आपने बहुत बड़ा कारखाना, छोटी इकाई नहीं लगाई है, तो यहां पर निर्माण कैसे हो रहा होगा? सीधा कपास खरीदते होंगे और कपास से अलग अलग स्टेप पर जाकर सीधा क्या बनाते होंगे? तैयार कपड़ा, है ना, रेडीमेड कपड़ा तैयार कर देते होंगे।
रेडीमेड कपड़ा बना देते होंगे। जैसे कपास ले गए है ना, बड़े कारखानों उद्योगों से फायदा क्या है, आपने कपास खरीदा किसानों से, कपास से आपने क्या तैयार कर दिया, कपास से आपने सूत तैयार कर दिया, सूत से आपने धागा तैयार कर दिया, धागे से आपने कपड़ा तैयार कर दिया, और कपड़े से आपने ड्रेस तैयार कर दिया। ये सारे स्टेप बड़े बड़े उद्योगों के अंदर होंगे। तो इन सारे स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो जैसे कपास आप खरीदेंगे तो किसान कपास की खेती करना ज्यादा करेगा, वो व्यापारिक फसल हो जाएगी, उसका उत्पादन ज्यादा करेगा, तो वो बिकेगी तो किसान को फायदा हो जाएगा। यह सूत, धागा, कपड़ा और रेडीमेड, इन सब स्टेप के ऊपर भी क्या हो रहा होगा, जब ये सारे स्टेप आप कर रहे हैं तो लेबर भी लग रही होगी। फिर आपका सूत भी बिकता होगा, ये भी बिकता होगा, ये भी बिकता होगा, ये भी बिकता होगा, धागा, कपड़ा सब कुछ बिकता होगा। जैसे आप कई बार होता है बटन टूट गया, धागा ले आए तो सूत से ही तो बनता ना, सुई ले आए, सिल लिया, अपन ने अपना काम चला लिया, वो भी बिकता होगा। तो अब ये कौन बेचते होंगे, तो इससे क्या होता होगा, छोटे छोटे दुकानदार इसको खरीदते होंगे, छोटे छोटे व्यापारी खरीदते होंगे, तो इससे क्या हो रही थी, उनके व्यापार में वृद्धि। मान लीजिए कि अभी आप किराने की दुकान रखते थे, सिर्फ टॉफियां बेचा करते थे, लेकिन बीच बीच में आपसे कभी कभी आपने धागा रख लिया और साथ में आपका धागा भी बिकना स्टार्ट हो गया, इसको आप गिट्टक कहते हैं ना, गिट्टक, वो गिट्टक बिकना भी आपकी स्टार्ट हो गई, लाल, पीली, नीली, जिससे आप सिलते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो ये तो छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि व्यापार में वृद्धि धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। जब इस तरीके से व्यापार में वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, व्यापार में वृद्धि स्टार्ट होगी तो जिन शहरों में ये उद्योग लगे हैं उन शहरों का विकास होगा कि नहीं, क्योंकि वहां पर काम करने वाले कई सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, तो फिर बैंक खुल जाएंगी, रोड डल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो जाएगा, तो शहरों का विकास भी होगा। जब ये सारी चीजें चल रही हैं कि औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रही, शहरों का विकास हो गया, तो क्या होगा, एक नए वर्ग का उदय हो जाएगा जिसको कहते हैं वाणिज्यिक वर्ग, जो मिडिल क्लास के बीच का ही होगा। आप ऐसा माने कि मध्यम वर्गीय होगा। छोटे छोटे व्यापारी धागा ले गए, बेच दिया, उन्हें खरीद लिया। कुछ जैसे आप देखें कई बार जहां पर भी कारखाना लगता है वहां पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, हाँ अच्छा तुमको गाड़ी चाहिए क्या, तो हम फोन कर बोले गाड़ी की सर्विस ले लो, अच्छा लेबर चाहिए क्या, तो लेबर भी। तो ऐसे कर करके या कोई सामान का यहां से वहां करवा करवा कर भी क्या करते हैं, वो कुछ पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक व्यापार का एक तरीका हो जाता है। तो वाणिज्यिक वर्गों का है ना, कॉमर्स क्लास का भी यहां पर क्या हो जाएगा, उदय, या इनका भी डेवलपमेंट होना या इनका भी राइज होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। और इन सभी का अस्तित्व किस पर टिका हुआ है, बाजार पर टिका है ना। इन सभी का अस्तित्व किस पर टिका है, बाजार के लिए। अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो कारखाना चौपट, तो व्यापार की वृद्धि खत्म, व्यापार की वृद्धि खत्म तो शहर उजड़ना स्टार्ट, और जो वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ है वो इस शहर से दूसरे शहर की तरफ चला जाएगा, या कुछ लोग वो वाला धंधा छोड़ देंगे, कुछ और करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये नए मध्यम वर्ग के अंतर्गत हमने ये चारों चीजें देखी कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हो रहा है और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो रहा है। इन सभी का जो अस्तित्व है वो बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ है। क्लियर। अब एक दौर आता है कि भाई औद्योगिकरण, जैसे हम चूंकि मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं कि मध्य वर्ग का उदय होने वाला है, तो हमने देखा कि बाजार आ गए, बाजार मतलब हमने देखा उद्योग आ गए, उद्योग से बाजार में वृद्धि हो गई, फिर हमने देखा शहर का डेवलपमेंट हो गया, वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो गया। तो ये सारी चीज के पीछे एक फैक्टर और जिम्मेदार है जिसको आप कहते हैं औद्योगिकरण, है ना। औद्योगिकरण से क्या मतलब होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आना, आप मशीनरी की तरफ भागने लगना। अभी तक आपका काम कैसे हो रहा था कि आप हाथ से कर रहे थे, अब बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी, ऐसे बड़े बड़े कारखाने आपके लगना स्टार्ट हो गए, जिसको क्या कहते हैं, ये औद्योगिकरण कहलाता है, ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। औद्योगिकरण को अगर हम यूरोप के अंदर देखते हैं तो हम दो प्रकार की डेट लेते हैं, एक 18वीं सदी है ना, मिड 18th सेंचुरी के अंदर, मध्य 18वीं सदी के अंदर, और दूसरा देखते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर। अगर हम इन दोनों डेट को देखते हैं तो हम देखें 18वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर, चूंकि यहां पर आप देखें तो इंग्लैंड में मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है, और बाकी 19वीं सदी में फ्रांस और जर्मनी के अंदर मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। अब कौन है ये मध्यम वर्ग, बार बार कह रहे हैं कि मध्य वर्ग मध्य वर्ग मध्य वर्ग, कौन है ये मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के अंदर हर वो व्यक्ति आता है, आपको एक फिर से मैं एक आम भाषा की परिभाषा बता देता हूं, मध्य वर्ग में हर एक वो व्यक्ति आता है हमारे और आपके जैसा, जिसके घर में कुछ ना भी हो और बाहर वाला कोई आए तो उसको ये लगे कि यार ये तो बड़ा आदमी है, घर की कंडीशन इनको ही पता है कुछ नहीं है, बाहर वाला आया तो उसको घी में चुपड़ कर रोटी खिला दी, अपन ने अंदर बासी खा ली, बोले आज हमारा व्रत है और बासी निपटा कर आ रहा है, वो कहलाता है मिडिल क्लास। तो इस मिडिल क्लास के अंदर या मध्य वर्ग के अंदर कौन थे, कुछ छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, सेवा क्षेत्र मतलब जो सेवा करते हैं, खाना बना दिया है ना, कोई काम कर दिया, घर बना दिया, ये सारे काम सेवाएं देने वाले सेवा क्षेत्र के लोग, ये सारे लोग इसके अंतर्गत मिले हुए थे।
और ये जो मध्य वर्ग है ना, ये धीरे धीरे शिक्षित भी हो रहा था, ये लोग पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे, शिक्षित भी था, समझदार भी था। तो ये शिक्षित समझदार वर्ग ने जो जन्म से आपको विशेष अधिकार मिल रहे थे, है ना, कुछ वर्गों को जो जन्म से विशेष अधिकार दिए जा रहे थे, ये जो मध्य वर्ग है, जिस मध्य वर्ग के अंतर्गत उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग, ये सभी लोग आते हैं, इन लोगों ने क्या किया, इस मध्य वर्ग के लोगों ने इन विशेष अधिकारों की समाप्ति की वकालत की कि भाई जो लोगों को मिल रहा है वो विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए। उनकी जो लोगों को विशेष अधिकार किस सामाजिक आधार, तो इस आधार पर तय होना चाहिए कि आप कितने योग्य हैं, आपकी योग्यता पर तय होना चाहिए, ना कि आपके पैदा होने पर कि आप कहां पैदा हो गए हैं। तो इस कारण से जन्म से, ये कैसे विशेष अधिकार है, जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकारों के समाप्ति के सपोर्ट में थे, विशेष अधिकारों को खिलाफ थे कि नहीं मिलना चाहिए। क्लियर। तो अभी जो ये वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, इसने क्या किया, ये शिक्षित और उदारवादी, है ना, शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच जो भी शिक्षित लोग थे, जो भी उदारवादी लोग थे, लेकिन ये सब किसके अंदर आते थे, मध्यम वर्ग के आते थे, इनके बीच में राष्ट्रीयता के विचारों की क्या होने लगी, लोकप्रियता आने लगी। चूंकि चाहे शिक्षित हो और जो उदारवादी हैं, लेकिन सब मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है, मतलब आपके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाला आता तो बोले यार ये बढ़िया व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, लेकिन घर में पोपलीला पूरी है ना, मतलब जो ऐसा कहते हैं ना कि जूता फटता है तो शर्ट खरीदता है तो जूता फट जाता है, जूता खरीदता है तो पैंट फट जाता है, ऐसी कंडीशन का जो व्यक्ति होता है उसको आप क्या कहते हैं, मध्यम वर्गीय कहलाता है। तो अब ये जो मध्यम वर्ग के अंदर, उसमें सभी प्रकार का व्यक्ति आएगा। तो जो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे, उनके बीच में क्या होने लगी, राष्ट्रीयता के विचार जो है ना, नेशनैलिटी को लेकर जो बातें थी, वो राष्ट्रीयता के विचारों क्या होने लगी, लोकप्रियता मिलने लगी, पॉपुलर होने लगे, आपस में लोग इस तरीके की बातें करने लगे। क्लियर। तो यहां तक की बात क्लियर है ना, ये सारी बातें क्लियर। हमने देखा कि भाई क्या होगा, कुलीन वर्ग के बारे में हमने बात कर ली, क्या है कुलीन के बाद हमने कृषक वर्ग, जिसको आप साधारण वर्ग कहते थे, हमने दो प्रकार के कृषक देख लिए, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के अंदर। मध्यम वर्ग देखा, फिर हमने औद्योगिकरण का दौर देखा, जिससे हमने मध्यम वर्ग का उदय देखा, और मध्यम वर्ग के अंदर हमने राष्ट्रीयता की क्या पहचान या राष्ट्रीयता के विचार कैसे फैल रहे, हमने ये सारी बातें देखी। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप अपनी बुक से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने नोट्स आप साथ में बनाते चलिए। ठीक, अब आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट बनाई गई है। अब सुविधा के लिए क्यों, कोई पूछेगा, तो भाई इसलिए कि कई बार आप वीडियो सीक्वेंस में नहीं देख पाते। तो आप जैसे ही गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, आपको एक पेज खुलेगा, वहां पर आपको सेलेक्ट करना है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आपने जैसे ही हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, आपके सामने बहुत सारी क्लास आ जाएंगी। कौन सी क्लास, जैसे ही आपने 10th क्लास सेलेक्ट की, आपके सामने बहुत सारे टीचर आ जाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट के अंदर आप क्लिक करें। सपोज करिए सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, आपने क्लिक किया तो आपको क्या होगा, उस सामाजिक विज्ञान की पूरा सिलेबस आपको खुल जाएगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक वाइज, सभी आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। तो ये इसलिए बनाई गई ताकि आप आसानी से अपने वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से, बिना किसी भटकाव के, एक के बाद एक और बहुत अच्छे तरीके से देखते चले जाएं। क्लियर। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। जो भी सेशंस होते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं, उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ना, शेयर करना ना भूलें ताकि सभी का फायदा होना चाहिए, है ना। और कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।